बेटा अब हमारी इस शीट में दो डेरिवेशन रह गए हैं, इस वाली शीट में। उनमें एक तो बड़ा सा डेरिवेशन है, दूसरा छोटा सा है। तो मैं इन दोनों डेरिवेशन को पहले करा रहा हूं। यदि समय ज्यादा बच गया तो मैं कुछ एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से करवा दूंगा, और यदि 2-4 मिनट 5 मिनट ही बचे तो फिर मैं आज बस इसकी थ्योरी खत्म करवा दूंगा। तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कितनी देर में समझ में आता है। मेरे बेटा पहला डेरिवेशन हमारा है कि यदि ये डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2a, मैं जान के डाइपोल की लेंथ को 2l की बजाय 2a ले रहा हूं। वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी शीट में a प्रिंट है। तो अब आप जानते हो बेटा जो शीट में कुछ और हो, बोर्ड पे कुछ और हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये चार्ज है +q, ये चार्ज है -q। आपसे कह रहे हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो मेरे बेटा ये डेरिवेशन हम करेंगे, फिर इसी की हेल्प से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल के डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन को। वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं बच्चे। ठीक है बेटा, तो यहां पर है। अब एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा, यदि आपने वो फॉर्मूला बता दिया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बता पाए तो फिर मुझे कुछ प्रूफ करवाना पड़ेगा। ये r डिस्टेंस है, इसे थोड़ा यहां तक बना दूं। ये r डिस्टेंस है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ऊपर व्हाट्सएप में बता दिया इसको मैंने। तो जरा मुझे कोई बताएगा कि यदि ये साइड हो a और ये साइड हो r, गौर से सुनना ध्यान से, नहीं तो इसके बगैर डेरिवेशन रुकने वाला है, और डेरिवेशन को रुकने नहीं देना, भले ही मुझे आज 10 मिनट फालतू में प्रूफ करवाना पड़े। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस साइड इज r, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कौन बता सकता है, बोलो। r+a cos थीटा। चलो मैं इसका रियल प्रूफ बताता हूँ। वो कुछ बुक्स में शॉर्टकट दे रखा है, इसे यहाँ डाल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर दिया। मैं इसका रियल प्रूफ दूंगा। गौर से अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सारे रेडी? मेरे बेटा ये होती है √r² + a² + 2ar cos थीटा। मैं हर चीज का प्रूफ देने वाला हूं, तो डेरिवेशन ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ये साइड होगी √r² + a² - 2ar cos थीटा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स में कर लेंगे तो रेक्टिफिकेशन वाली बात आ जाएगी। तो मैं एक एक ट्रायंगल बाहर निकालता हूं। पहले मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं। ये ट्रायंगल जिसमें ये साइड है r, ये साइड है a, ये एंगल है थीटा। मुझसे कहा गया फाइंड दिस। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसीलिए 2-4 मिनट फालतू लगेंगे, लेकिन टॉपिक फिर कभी भूलोगे नहीं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए अपने मन में। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर। इसे थोड़ी देर के लिए y मान लो और इसे x मान लो। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यदि ये y है और ये x है, इतना x है, इतना y है, तो मेरे बेटा y/r = sin थीटा। तो y हो जाएगा r sin थीटा। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? r sin थीटा। y/r sin थीटा। तो y कितना हो गया? r sin थीटा। अच्छा इसे x मान लो पहले। तो x/r cos थीटा। तो यदि बेटा x/r cos थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा r cos थीटा। यहां तक, यहां से यहां तक। अब इसे हटा दो, इसका काम खत्म। तुम्हें ये साइड निकालनी थी। ये साइड हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये जो हमारी साइड यानी कि जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो कितना होगा? हाइपोटेनस कितना होगा? तो जवाब है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस आंसर आने वाला है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस तो है बेटा a +
आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है आर साइन थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 AR कॉस थीटा। ये तो इसको ओपन कर दिया, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसके साथ जान के लिखा था, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में आता है। कल के टेस्ट की बढ़िया से तैयारी कर लेना बेटा, टेस्ट पेपर भी अच्छा आएगा, टाइम लिमिट भी उतनी होगी, सब कुछ पिछली बार की तरह से होगा, टेस्ट सबको देना है। तो मेरे बेटा ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 2 AR कॉस थीटा। ये है रिजल्ट। तभी मैंने बेटा इसको लिखा था। ये फिगर अब दोबारा बना दूं, इसे हटा दो। यदि ये साइड हो ए और ये साइड हो आर, तो ये होता है लॉन्गर वाला जो साइड होती है वो ये होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। तो आपसे पूछे ये कितना है, तो जवाब है ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। सिमिलरली इसको प्रूफ किया जा सकता है। भाई आपको बोर्ड एग्जाम में ये पहले प्रूफ करके नहीं दिखाने, आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दोगे। मैंने एक इसलिए करके दिखा दिया कि आपको पता चल जाए। इसी तरह से ये निकाला गया है, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। तरीका तो आप सीख ही गए कैसे प्रूफ करे गए हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये प्रूफ नहीं करना है, चाहे मैं टेस्ट भी लेता हूं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भी डायरेक्ट लिखेंगे कि यदि ये आर और ये ए, तो ये इतना हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूं R1 और इसे थोड़ी देर के लिए कह देता हूं R2। अब मुझे बेटा R1 और R2 को फर्दर सॉल्व करना है। आई हैव टू सॉल्व इट फर्दर। पहले ये बताओ बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो जवाब है इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, एक प्लस क्यू का पोटेंशियल और एक माइनस क्यू का पोटेंशियल। सबसे पहले प्लस क्यू ने R1 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनाया, तो जवाब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R1। ये तो मैं पहले ही बता चुका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R1 प्लस माइनस क्यू ने R2 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनाया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2। इस पोटेंशियल को मुझे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना है। ना मैं इसे मिटाऊंगा ना इसे मिटाऊंगा, मैं इधर के हिस्से को छेड़ूंगा ही नहीं। जो भी मुझे रब करना होगा यहां कैलकुलेट करके रब करूंगा। ध्यान से देखते रहिए। ये जो माइनस है, इस माइनस को बाहर ले लो। अच्छा, कल की एक बात याद आ गई होगी कि पोटेंशियल स्केलर होता है, और यदि मेरे बेटा पोटेंशियल स्केलर होता है तो इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन होती नहीं। तो चार्जेस को प्लस और माइनस साइन के साथ रखा जाता है फॉर्मूले में। तभी मैंने जब ये प्लस क्यू का पोटेंशियल था तो प्लस क्यू लिखा और माइनस क्यू का पोटेंशियल था तो माइनस क्यू लिखा। जबकि याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वहां माइनस को भी मैग्नीट्यूड रखते थे, बस हम माइनस नहीं रखते थे। अब मेरे बेटा आपने प्रूफ करा है R1 और R2 की वैल्यू। मैं अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां 1/R1 की वैल्यू रखने के लिए तैयार हूं, माइनस ये माइनस क्यू का माइनस यहां चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जहां पर 1/R2 की वैल्यू मैंने पहले 1/R1 और 1/R2 दोनों को निकालना है। ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R1, और इसे लिखा जा सकता है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R2। अब यहां से मुझे एनी हाउ 1/R1 और 1/R2 को निकाल के यहां पुट करना है, जिससे आगे डेरिवेशन 1/R1 और 1/R2। जरा ये बताइए R1 कितना है। R1 है, अब एक एक को सॉल्व करेंगे और ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, वैसे शीट में प्रिंटेड भी है। R1 है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा।
स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो R1 स्क्वायर इसके बराबर है। इसको लिख सकते हैं R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। पहले हम ये देख रहे हैं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी भाई। आर स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर को ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2ar cos थीटा। कोई गलती नहीं। अब अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे ये R1 और ये R और इसकी पावर हाफ। लेकिन मुझे R1 रखना है या 1 अपॉन R1? 1 अपॉन R1, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ। बजाय इसे 1 अपॉन लिखने के भाई तुम बताओ 2 a रेस्ट पर 2 हो, उसका रेसिप्रोकल a रेस्ट पर माइनस 2 हो जाएगा, तो इसकी पावर हाफ है, तो रेसिप्रोकल होकर के डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस हाफ आ गया। फॉर शॉर्ट डाइपोल जिसमें डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है r से, यानी डाइपोल का साइड बहुत कम है, जैसे हम कहते थे ना l बोलते थे हम पहले से, आज के लिए a बोल रहा हूं। एग्जाम में a लिखो या l लिखो, मार्क्स पूरे मिलते हैं। सिर्फ मेरे a कहने का पर्पस ये है कि बेटा आपकी शीट में और यहाँ मैच कर जाए। तो यदि a की वैल्यू बहुत छोटी है तो डाइपोल बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो शॉर्ट डाइपोल में a इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब a अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1। और जब कोई चीज वेरी वेरी लेस देन 1 होती है तो उसका स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है, क्यूब नेग्लेक्ट हो जाता है। तो a अपॉन r मान लो बहुत ही छोटा है, जैसे 0.01, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, 0.01 का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा 0.0001। तो यदि बेटा a अपॉन r लेस देन 1 है तो a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नेग्लेजिबल हो गया, तो इसे हटा दिया। सब म्यूट हो गया। ठीक बेटा, तो मेरे बेटा a अपॉन r यदि वेरी वेरी लेस देन 1 है तो a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, हटा दिया यहाँ से। अब बाइनोमियल के हिसाब से 1 प्लस एक्स की पावर n, पिछले साल आपने प्रोपगेशन ऑफ एरर में बहुत पढ़ा था, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स, लेकिन शर्त ये होती है कि x शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर भी a अपॉन r लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, cos थीटा लेस देन 1 है, तो ये सारी टर्म लेस देन 1 है। और यदि ये सारी टर्म लेस देन 1 है तो पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे बेटा n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया था तो पावर माइनस हाफ अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 अपॉन r1 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन r ब्रैकेट में 1 माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया किसमें? माइनस 2a अपॉन r cos थीटा में, माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वल आ जाएगा। कंसंट्रेशन पूरा रखना, 1 अपॉन r, 1 माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, a अपॉन r cos थीटा। 1 अपॉन r1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन r 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 अपॉन r1 की वैल्यू 1 अपॉन r, वो बाहर लिख दिया, 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। एक बार जरा इतने पोर्शन को रिपीट करो, दिमाग और खोल करके बैठ जाओ। यदि थोड़ा बहुत भी कंसंट्रेशन इधर उधर लूज कर रखा है तो अब नहीं। मेरे बेटा r1 था अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा,
तो उसको स्क्वायर कर दिया तो r1 स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। फिर क्या किया, सारे स्टेप बता रहा हूं। ये स्टेप था, यहां तक आ गया। अब इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लिया और अंदर सब में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आर स्क्वायर बाहर ले लिया। अच्छा देखो कि क्या यहाँ और यहाँ में कोई गलती है। आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू 2a अपॉन आर कॉस थीटा तो 2ar कॉस थीटा, यानी अभी तक ठीक। फिर आपने इसका अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लिया और इसकी पावर हाफ कर दी। लेकिन मुझे यहां रखना था 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1। तो r1 का रेसिप्रोकल किया, r का रेसिप्रोकल किया, हाफ की पावर निगेटिव कर दी। जो ये हाफ था वो निगेटिव हाफ हो गया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब यदि शॉर्ट डाइपोल है तो a की वैल्यू r से बहुत कम है, और यदि a की वैल्यू r से बहुत कम है तो a अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1। इफ a अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब सब इग्नोर हो जाएंगे। अब मैंने बाइनोमियल लगा दी, 1 प्लस एक्स रेश पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx। तो ये भी तो 1 माइनस एक्स की पावर n जैसा है, तो ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस हाफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहेगा 1 माइनस हाफ अंदर आ गया और माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। माइनस से माइनस हो गया बेटा प्लस, 2 से 2 कट गया, a अपॉन r cos थीटा। ये हमारे पास आ गई है 1 अपॉन r1 की वैल्यू। तो मैंने 1 अपॉन, यहां पर क्या था, इसे सारे को रिपीट करवा दिया। यहां क्या था, यहां 1 अपॉन r1 था ना। अब मैंने 1 अपॉन r1 की वैल्यू लिखी, 1 अपॉन r, 2 तो बाहर ले लिया, और 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। यहां तक आ गया हमारे पास 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। अब इसके बाद अगला स्टेप, अगले नंबर पर आते हैं हम बेटा दूसरे वाले पर, जिसमें 1 अपॉन r2 निकालेंगे। r2 वाले में यहां पर प्लस होगा, यहां प्लस होगा भाई। r2 वाले में है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा r, बिल्कुल सारे में यहां प्लस होता चला जाएगा। अब आप इसे देखो, सारे में प्लस होगा तो आखिरी में माइनस आ जाएगा। एक बार बोर्ड को जरा आप दोबारा से देखिए। देख लिया क्या हुआ? चल बता दूं बेटा, ये r1 की जगह r2 हो गया है। अब ये 1 अपॉन r2, तो मैंने बेटा अब किसकी वैल्यू रख दी, r2 की वैल्यू रखी, r2 स्क्वायर की, और जो जो काम पहले किया था वही वही करता गया। बस अंतर ये था, यहाँ माइनस 2ar cos थीटा की जगह प्लस 2ar cos थीटा था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था। जब माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया। तो अब इसे क्या दोबारा बताऊं, 2 बार तो उसे बता चुका, फिर तो टाइम की बर्बादी है। तो 1 अपॉन r2 की वैल्यू रख दी वहां से, 1 अपॉन r, ये तो q अपॉन r हो गया ना, q तो पहले से है 1 अपॉन r, 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा। भाई क्या कह रहे हो, यहां तक समझ में आ गया? इसे जब तक आप अपने हाथ से करके ना देख ले, आप इसे फुल एंड फाइनल मत मानना कि हो गया। तो जब आपने ये निकाल लिया, अब मैं इसे रब कर रहा हूं, अब डेरिवेशन आगे बढ़ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आया, ये दोनों पोटेंशियल में, तो जवाब है यस। इन दोनों में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r कॉमन आ गया। जो ब्रैकेट के बाहर था, इसमें भी ब्रैकेट के बाहर वही था, कॉमन आ गया। बचा क्या, ऊपर की ब्रैकेट से बचेगा 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा, और नीचे क्या बचा, बाहर तो माइनस का साइन, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा, 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा, और माइनस, ये बाहर भी तो माइनस है ना, तो 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इनटू 2a अपॉन r cos थीटा। कैसे,
a upon r cos theta माइनस माइनस प्लस प्लस a upon r cos theta, a upon r cos theta प्लस a upon r cos theta 2a upon r cos theta। तो ये बन जाता है 1/4 pi epsilon नॉट p अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला। p कैसे, तुम लोग डायपोल मोमेंट p लेते थे q इंटू 12, लेकिन 12 तो तब लेते थे जब बेटा डायपोल की लेंथ 12 होती थी। आज डायपोल की लेंथ 2a है तो q इंटू 2a लोगे, तो यदि q इंटू 2a को p लेंगे तो ये आंसर आ गया। अच्छा, इसे कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है 1/4 pi epsilon नॉट p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो क्या ये गलत है? मेरे बेटा तुम बताओ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो p वेक्टर डॉट r कैप का क्या फॉर्मूला होगा? p वेक्टर डॉट r कैप, पहले p वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी p और r कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर कैप टोपी वाला, तो r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा। तो मैंने बेटा a की जगह लिख दिया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया p, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखता था b, लेकिन r कैप तो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया 1 और cos थीटा यानी बेटा p cos थीटा कैन बी रिटन एज p वेक्टर r कैप। तो आपसे यदि स्कूल में कहेंगे ये भी स्टेप लिखो तो लिख देना। न्यूमेरिकल में ये स्टेप नहीं काम आता, न्यूमेरिकल में ये स्टेप काम आता है। सारे न्यूमेरिकल में यही स्टेप आता है बस 1/4 pi epsilon नॉट p अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें दो केस होते हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। मेरे बेटा एक बात बताओ, ये है डाइपोल और ये है r। यदि ये r वाली लाइन नीचे गिरते 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 इधर आ जाए तो वो एक्सियल लाइन बन जाएगी। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा को मान लो अभी थीटा 60 है और ये डाइपोल है और ये r है। डाइपोल मोमेंट और r 60 डिग्री पे है, मान लो कम किया 40 डिग्री, कम किया 20 डिग्री और कम किया 0 डिग्री। जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो एक्सियल लाइन बन जाएगी। तो एक्सियल लाइन और कुछ नहीं, थीटा 0 है। और यदि बेटा ये डाइपोल है और ये r है, r को करते करते परपेंडिकुलर कर दो तो इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगी डाइपोल के परपेंडिकुलर, यानी इक्वेटोरियल लाइन थीटा 90 है। अब यदि आपसे कहें भाई एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल बताओ, दोबारा करने की जरूरत नहीं। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल बताओ, दोबारा करने की जरूरत नहीं। एक्सियल लाइन पे थीटा 0 रख दो। यदि थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो 1/4 pi epsilon नॉट p अपॉन r स्क्वायर, 1/4 pi epsilon नॉट p अपॉन r स्क्वायर। और यदि बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा को 90 रख दो, cos 90 लोगे तो बेटा 0 आ गया। अब ये तुम्हारा हुआ एक। अच्छा, यदि एक्सियल और इक्वेटोरियल एग्जाम में आए, भाई जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल आए तब तो ये मेथड बढ़िया है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट इससे निकल जाते हैं, लेकिन सोचो मान लो तुम्हें सिर्फ एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालने को आए तो इतना बड़ा डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है? उसका एक शॉर्टकट है। फिर बोल रहा हूं, यदि डाइपोल से जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने को आए तो इट्स ओके, फिर तो और कोई तरीका नहीं है। लेकिन यदि एक्सियल या इक्वेटोरियल पर आए तो कर तो ये भी सकते हो कि पहले ये सारा डेरिवेशन पूरा किया और थीटा को 0 रख दिया, एक्सियल का आ गया। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि यदि एक्सियल या इक्वेटोरियल के डेरिवेशन आए पोटेंशियल के आ चुके हैं तो आप ऐसे में इतने लेंथी मेथड को मत अडॉप्ट करो, फिर आप अडॉप्ट करो वही अपना पुराना आजमाया हुआ तरीका, छोटा सा नन्नू सा। ठीक है ना? चलो जी, तो ये, हाँ, यदि मुझसे कोई कहे कि भाई एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल का डेरिवेशन बताओ, ये चार्ज है -q, ये चार्ज है +q, सेंटर से इधर a, सेंटर से इधर a,
ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है एक्सियल लाइन पर, पोटेंशियल बताओ। मैंने कहा था पोटेंशियल की डायरेक्शन तो होती नहीं, प्लस क्यू का यहां पर पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए, हिसाब लगाते रहो, पहले भी करा है। ये आर है और ये ए है, सेंटर से यहां तक है आर, सेंटर से चार्ज तक है ए, तो ये कितनी डिस्टेंस बची, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बची, आर माइनस ए, प्लस अब माइनस क्यू का पोटेंशियल निकालो, तो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, भाई यहां तक आर और उसके आगे ए, तो आर प्लस ए, कुछ कॉमन आ गया, 1/4πε0 क्यू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस ए, माइनस ये चार्ज का माइनस बचेगा ना, 1/r प्लस ए। अब एलसीएम ले लो, तो 1/4πε0 क्यू, अंदर ही अंदर एलसीएम हो जाएगा r माइनस ए इंटू आर माइनस आर प्लस ए, यानी कि बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये r प्लस ए ऊपर जाएगा, ये r माइनस ए इधर आएगा, 2 बचेगा 2a। अब इतना तो तुम कर लोगे यार, ये एलसीएम लेके ये ऊपर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, 2a, और q इंटू 2a क्या होता है बेटा, p। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर क्योंकि पिछला डेरिवेशन शॉर्ट डाइपोल का था, तो इसे भी शॉर्ट डाइपोल में कह रहा हूं, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर टू a, यानी जो ये r है वो डाइपोल की लेंथ के सामने बहुत बड़ा है, तो a इग्नोर हो जाएगा, a इग्नोर हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। ये वही आंसर है जो अभी 5 मिनट पहले इतने बड़े डेरिवेशन से आया था। अब खुद सोच, जनरल पॉइंट का डेरिवेशन आया तब तो वो करना मजबूरी हो गई, एक्सियल का आया तो क्यों इतना बड़ा करें, R1 निकाले, R2 निकाले, अंडर रूट ले, रेसिप्रोकल करें, बाइनोमियल निकाले। भाई एक का पोटेंशियल 1/4πε0 p अपॉन r माइनस ए, दूसरे का पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस p अपॉन r प्लस ए, दोनों में कॉमन लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व करते आंसर आ गया। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन का जीरो आया था ना अभी, फिर जीरो आएगा। ये बताओ बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, मान लो बेटा ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये सेंटर है, सेंटर से इधर है, सेंटर से इधर है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। मैं कहता हूं यहां पर पोटेंशियल बताओ, तो पहले तो इस चार्ज का पोटेंशियल, फिर इस चार्ज का पोटेंशियल, ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गई, और ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गई। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी कह दो पॉजिटिव का पोटेंशियल उससे अवे, जहर खा के मर जाऊंगा अदरवाइज। पॉजिटिव का पोटेंशियल अवे और निगेटिव का टुवर्ड मत बना देना, ना कोई पोटेंशियल की डायरेक्शन होती, ना अवे, ना टुवर्ड, ना कंपोनेंट। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो दोनों बराबर हो गए, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ, जो डिस्टेंस इधर उतनी इधर, जितना पोटेंशियल इसने बनाया उतना इसने, लेकिन इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल बराबर है तो कट के तो फिर जीरो आ गया, दो लाइन में आ गया। तो इस तरह से आपका दो लाइन के अंदर डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। अगला पॉइंट, ये तो हुआ आज का सबसे बड़ा डेरिवेशन। अब आज का दूसरे नंबर पे मुझे पॉइंट पढ़ाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब अगले 10-15 मिनट इसी पर बात करेंगे इक्विपोटेंशियल क्या है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पॉइंट नंबर 1, जिस पर सेम पोटेंशियल हो वो इक्विपोटेंशियल। तुमने पढ़ा था, पहले मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं,
तुमने कल डेराइव किया था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। पढ़ा था, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। इसके अलावा पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मान लो बेटा ये बेटा लाइट गई है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी डाउन आएगी, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। चलिए ओहो बादल बादल गरज रहे हैं। तो मेरे बेटा पॉइंट चार्ज का ये है पोटेंशियल। अच्छा यदि ना दिखाई दे तो बता देना, 5-7 मिनट का टॉपिक है, लेकिन दिखाई देगा क्यों, और कोई मेरे पास जरिया नहीं है। तो ये बताओ बेटा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, यहां कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज आर डिस्टेंस इधर, पोटेंशियल है 10 वोल्ट मान लो कुछ, तो आर डिस्टेंस यहां भी वही पोटेंशियल होगा, आर डिस्टेंस यहां भी वही पोटेंशियल होगा, आर डिस्टेंस यहां भी वही पोटेंशियल होगा, आर डिस्टेंस यहां भी वही पोटेंशियल होगा। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, तो ये कहलाएगा 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यदि मैं डबल डिस्टेंस पर चला गया, आर डबल कर दिया तो पोटेंशियल आधा हो गया। तो यदि ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल था तो डबल डिस्टेंस पर आर डबल होने से 5 वोल्ट मिलेगा, तो यहां भी डबल चला गया तो 5 वोल्ट मिलेगा, यहां भी डबल चला गया तो 5 वोल्ट मिलेगा। सारे 5 वोल्ट को जोड़ दो तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं? भाई सैकड़ों बना लो। ये 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, 2 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, 1 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, यानी ये तो इनफाइनाइट रेंज है, जितने चाहे बना लो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में सारे स्फेरिकल होंगे, क्योंकि चार्ज से इधर जितना पोटेंशियल इधर भी उतना ही पोटेंशियल, नीचे भी उतना ही पोटेंशियल, इधर भी उतना ही पोटेंशियल, तो स्फीयर बन गया। तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर पॉइंट चार्ज। नंबर 2, यदि मैं लाइन चार्ज ले लूं, लाइन चार्ज यानी बेटा चार्ज ऐसे है, तो पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल बनेंगे। हिसाब लगा लो अपने दिमाग में। मान लो ये पेन एक लाइन चार्ज है, आर डिस्टेंस इधर जितना पोटेंशियल, आर डिस्टेंस इधर उतना ही पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पीछे उतना ही पोटेंशियल, आर डिस्टेंस इधर इतना ही पोटेंशियल, थोड़ा नीचे आ जाओ, आर डिस्टेंस इधर वही पोटेंशियल, आर डिस्टेंस इधर भी वही पोटेंशियल, इधर भी। तो ऐसे सारे पॉइंट जिन पर सेम पोटेंशियल होगा वो एक सिलेंडर पे लाई करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सिलेंड्रिकल। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला इक्विपोटेंशियल और ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कट जाए। क्यों बेटा, एक बात बता, मान लो ये बेटा 2 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल है और ये 1 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल है, इसके ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट, इसके ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट, और मान लो गलती से ये कट कर गए तो कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होगा? वो इस वाले सरफेस पर है तो 2 वोल्ट भी होगा और इस वाले पर है तो 1 भी होगा। क्या एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल हो सकते हैं ना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं एक पॉइंट के दो पोटेंशियल हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाए। अभी तक क्या पढ़ा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट विच ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। यदि ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। पहला, वी कैन ड्रॉ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कोई 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई 2 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, कितने चाहे बना लो। फिर मैंने बताया पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होते हैं। फिर मैंने बताया कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, और जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें उन्हें कहते हैं पैरेलल। तो यानी बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। और सुनो मेरे बेटा, यदि कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा तो वर्क डन 0 होगा।
इफ अ चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वर्क डन इज 0, चाहे इस पर चले या इस पर चले, कोई सा भी चार्ज। क्यों 0 होता है? मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की डेफिनेशन क्या थी? कल ही तो करिए। वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 कूलम को यहां से यहां तक ले जाने का वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यदि 1 कूलम को ले जाने का वर्क V, तो 2 कूलम को ले जाने का वर्क 2V, 3 कूलम को ले जाने का वर्क 3V और Q कूलम को ले जाने का वर्क QV। तो यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले गए तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है QV, जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार लास्ट बार, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 कूलम को ले जाने का वर्क है V, 2 कूलम को ले जाने का वर्क है 2V, Q कूलम को ले जाने का वर्क है QV, तो Q कूलम को ले जाने का वर्क है QV, जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब जरा सोच, यदि कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही चल रहा है, यहां से यहां तक आया, चाहे यहां से यहां तक आया, यदि वो A से B आया तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस हुआ? या A से C आया तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस हुआ? जब तुम कह रहे हो कि ये इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल जितना यहां उतना यहां उतना यहां, तो यहां से यहां आया तो भी पोटेंशियल में डिफरेंस 0, यहां से यहां आया तो भी पोटेंशियल में डिफरेंस 0, और शुरू से लास्ट तक गया तो भी पोटेंशियल में डिफरेंस 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, V 0 रहेगा। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। दिक्कत यह है, पोटेंशियल की भी सिंबल V है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल V है, तो ध्यान रखना है इसका। तो मेरे बेटा 0, अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन होता है QV, वो भी 0 आ गया। क्या सीखा? जब कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना होता है? तो जवाब है वर्क डन होता है 0। लेकिन एक इक्विपोटेंशियल पर चलेगा तब तो 0 है, इस पर चलेगा तो 0 है, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल पे कूद गया चार्ज। समझ में आ गया कईयों को? यदि एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे पे कूद गया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अब भी 0 है? वो 5 वोल्ट से 2 वोल्ट वाले सरफेस पे कूद गया, 5 वोल्ट से 2 वोल्ट वाले सरफेस पर कूद गया, तो बेटा फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 आया ना। यानी कि बेटा ये बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, चार्ज इस पर चले तो वर्क 0, चार्ज इस पर चले तो 0, चार्ज इस पर चले तो वर्क 0, लेकिन यहां से यहां कूदे तो सब वर्क इज डन, यहां से यहां कूदे तो सब वर्क इज डन। यानी बेटा एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जंप करने में वर्क डन होता है, लेकिन अपने ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलता रहे तो वर्क डन नहीं होता। अब देखता हूं कोई और पॉइंट रह गया थ्योरी में क्या। अच्छा, टेस्ट का तरीका किसी को ना पता हो बाई चांस तो मुझसे पूछ लेना। थ्योरी में हमारे इस शीट में इक्विपोटेंशियल सरफेस था, एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो शॉर्टकट बताया ना वो वीडियो से कॉपी कर लेना, वीडियो देख करके कॉपी कर लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। पहले 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करो।